Good morning. Welcome back. Hopefully, all are very happy today and good and well. Okay. आज हमारा तीसरा दिन होगा और आज हम लोग पहले तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी में से कुछ पॉइंट है उनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर नए नेटवर्क के ऊपर हम लोग माइग्रेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, उसके ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट का लिंक मैं आपके ग्रुप में अलग से भी शेयर कर दूंगा, बाकी इस मीटिंग के द्वारा भी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले आप उसको ध्यान से देखिए, सुनिए। पहले भी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। जो भी मैंने कल क्लास लिया था, सेशन डिलीवर किया था, ये उसी के ऊपर एक विजिट है और इसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको सामने रख रहा हूं। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसपे हम लोग बात करेंगे, राइट, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने फिर बात करते हैं। तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है, पूरा अंदर आइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर में एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164। तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है,
ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया सॉफ्टवेयर में। काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से थोड़ा आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में। ठीक है। सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है। वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 से चल, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर अब कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन स्टेशन में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है। नीचे PCM नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, वायर है सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठते थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है। अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी। ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं,
अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है सारी रखे जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई क्राइम होता था तो कहता है FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए अब समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ क्या इसमें बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर? इसकी लाइट आजी आजी ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना, हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अब एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर PCM, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहां भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें इस वीडियो को आप अलग से भी मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख पाएंगे। और अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आए थे, उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हम बात करते हैं। जैसे एक आया था मल्टीप्लेक्सर और एक मल्टीप्लेक्सिंग। एक जगह हम मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक जगह मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप। मैंने जैसा बोला कि पुराने जमाने में जब शुरुआत किया था टेलीफोन एक्सचेंज की, तो बीच में ऑपरेटर होते थे, और वो मैनुअली जिसकी नंबर मिलाना होता था, हम लोग उसको नंबर मैनुअली मैच कर देते थे, टेम्पोररी बेसिस पे स्विच करते थे। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक मैकेनिकली इस काम को इंसान न करके मशीनों के द्वारा करवाना शुरू किया। उसके बाद जब हमारे पास सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ गई, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते रहे, और अब तक भी ये यूज होता रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 वर्षों से बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं, और हम लोग अब IP स्विच यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी मदद से आप कह सकते हो कि जो 4G ऑनवर्ल्ड जो सेवाएं मिल रही हैं, वो सब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड स्विच है। ठीक है, तो ये एक सफर है, किस तरह से हम लोग स्विचिंग सिस्टम को अपडेट करते आए हैं। पहले मैनुअली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड फाइनली आज हम लोग इंटरनेट स्विच पे आ गए हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो सबका उद्देश्य एक ही होता है कि 2 लोगों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। पहले केवल हम लोग बात करके जोड़ते थे, अब समय बदला, तो बात करने के साथ साथ हम अपने कंप्यूटर को ही, पूरे सिस्टम को ही सामने वाले से कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी हम लोग लाइव एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ पॉइंट है, डेफिनेटली ये सब मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली थ्योरी में अगर मैं आपसे सबसे सवाल पूछता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ये मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग एक ही है या अलग है?
सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे भी, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। मैं डेफिनेटली ये जानता हूँ कि आप सभी नामों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पेपर भी, परीक्षाएं भी जरूर पास किया होगा, नंबर भी बहुत ज्यादा लाए होंगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं। तो पहले सभी लोग आंसर दें कि मल्टीप्लेक्सर बोथ आर द सेम, या और मल्टीप्लेक्सिंग दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग, क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं कॉपी में लिखना शुरू करूँ कि व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर या व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सिंग, तो डेफिनेटली सभी लोग एक ही आंसर लिखेंगे, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं। यस, मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट हो गया और मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये आपका साक्षी आपका आंसर था। और कोई? डिफरेंट है, जैसा आपने बोला डिफरेंट है, फ्यूज भी आप भी बोल रहे हैं डिफरेंट है, तो बता सकते हैं जैस कि डिफरेंट क्यों है। अगर आपने डिफरेंट बताया तो क्यों है? इसी पे हम आपको एक समझ में आएगा, ये कि दोनों को अगर आप ध्यान से जब समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ बोलो मयंक। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस होती है जिसमें सर मतलब हम सिग्नल्स मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लेक्सर सर एक मतलब जिसके थ्रू हम करते हैं, मतलब वो तो एक प्रोसेस हो गया सर। और जो हम जिसके थ्रू करते हैं मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम करते हैं तो उसको मल्टीप्लेक्सर बोला जाता है सर। मैं अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो दोनों की डिवाइस बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, आप मार्केट में जाओगे दोनों की डिवाइस अलग मिलेगी, और इस चीज को आज हम लोग समझेंगे कैसे। इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकली अगर हम लिखेंगे, जैसा मैं पहले भी बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों, चाहे आप उसको डिवाइस समझ लो, प्रोसेस समझ लो, अगर लिखने की बात आएगी तो डेफिनेटली मेन इनपुट सिंगल आउटपुट, और इसका अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम फील्ड में काम करना शुरू किया तब हमें समझ में आया, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था तो हम भी यही लिखते थे। बहुत सारे लोग अभी भी अगर प्रैक्टिकली इन चीजों से नहीं जुड़े होंगे तो डेफिनेटली उनको दोनों चीज एक ही नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी नहीं है। जो प्रैक्टिकली जब जुड़ जाते हैं तभी हम इनका डिफरेंस समझ पाते हैं। और अभी हो सकता है कि अब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आप लोगों को भी डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, ओके। और क्लासरूम का जो गेट है जिससे हम अंदर और बाहर जाने को, उस पर एक शब्द लिखा है, एक वर्ड लिखा है कि एक बार में इस गेट से केवल एक ही इन हो सकता है और एक ही आउट हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, उसने ये नहीं कहा कि एक बार में केवल सिंगल इन या सिंगल आउट, ओके। ये गेट पे बिल्कुल क्लियर मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं कि ये दोनों चीजें कैसे संभव हो सकता है। एक तरीका है कि क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे बैठे हैं, मैं उन सबको एक बड़े बॉक्स में बंद करूं और एक ही साथ उठा के गेट से बाहर कर दूं, हो गया मेन इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सारे लड़कों पे मैं कंडीशन लगा दूं कि रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 दूसरे नंबर पे जाएगा, तीसरे नंबर पे जाएगा, या जो सबसे छोटा है वो पहले जाएगा, उससे उम्र के हिसाब से डिसाइड, मतलब एक कंडीशन बना देते हैं, उसमें भी 1 बाई 1 जाए, लेकिन सबके ऊपर इंडिविजुअली हमने कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। तो ये भी मेन इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया, ठीक है। तो आपने जब भी मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा तो मल्टीप्लेक्सर में जो पहले वाला जो मैंने कंडीशन बताई कि सबको एक सिंगल बॉक्स में बंद करो और बाहर चले जाओ, तो मल्टीप्लेक्सर में आपने पढ़ा होगा इनकोड किया जाता है, और हमेशा आपने पढ़ा होगा 2x1, 4x1, ठीक है ना, 8x1, याद किया होगा। इसमें क्या करते हैं आप लोग, इनकोड करते हो, फिर उसके बाद उन्हें सिंगल आउटपुट के लिए कंसिडरेबल बनाते हो। और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जब भी पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे TDM FDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। थोड़ा सा माइंड पे जोर दो, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीजें, ठीक है। यस, ठीक है। अब ये दोनों का काम एक ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी माइनर डिफरेंस होने की वजह से ये तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली करें।
आप जब मल्टीप्लेक्सर करते हो, पढ़ते हो ना कि इनकोड करते हैं, फिर उसके बाद सिंगल आउटपुट करते हैं। उसके लिए दुनिया भर के मैथमेटिकल ऑपरेशन आप जो भी करते हैं सिखाया जाता है, वो काम ही होता है इंजीनियरिंग में पीरियड के दौरान ये सब चीजें सीखना। लेकिन जब फील्ड में आता है तो इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं अब इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसके अलावा एक चीज तो ये हो गई कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो दोनों एक है, लेकिन वास्तव में इनका यूटिलाइजेशन अलग अलग जगह पे किया जाता है। और कैसे किया जाता है अभी हम उसको इसी टेलीकम्युनिकेशन में जो हमने एक्सचेंज विजिट किया है उसी के दौरान मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से पूरे कस्टमर को अपने लोकल एक्सचेंज से मेन टेलीफोन एक्सचेंज में भेजते हैं। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, कल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि दो पर्सन अगर खड़े हैं, एक बाघा बॉर्डर पे खड़ा है, एक इंडियन खड़ा है, एक पाकिस्तानी खड़ा है, और इंडियन अगर पाकिस्तानी को कॉल करे, ठीक है, तो रास्ते के बारे में आपको जानकारी है। लोकल लेवल पे वो कैसे भी कनेक्ट हो सकता है, वायरलेस कनेक्ट हो सकता है, वाया कॉपर वायर कनेक्ट हो सकता है, वाया ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं वायर, ठीक है। लेकिन अगर इस रास्ते से, अब इसे जैसे कि आपने कल हम लोग मेरठ से दिल्ली का डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरठ से दिल्ली का जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मेरठ से दिल्ली के लिए मैंने बोला रोड हो सकता है, ट्रेन वाला रास्ता हो सकता है, या हवाई जहाज एयर मार्ग हो सकता है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया रोड कि मैं बाय रोड दिल्ली से मेरठ से दिल्ली जाऊंगा, अब आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है कि आप बाया साइकिल से जा सकते हैं, बाया मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, बाया कार से जा सकते हैं, बाया बस, ये साधन है। तो आज हम साधन के बारे में बात करेंगे। आपको रास्ते के बारे में तो जानकारी है, कोई इश्यू नहीं। अब साधन के बारे में अगर बात करें तो इसी तरह से जो मीडिया है, अगर मोबाइल फोन से भी यूज कर रहे हैं कोई भी, तो मेरा हाय हेलो, मैं अभी यहाँ अपने मुंह से बोल रहा हूं तो मेरा हाय हेलो माइक में जाता है, माइक से आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। रास्ता यही सब होगा, इनमें से अलग अलग कोई भी हो सकता है, वायरलेस या ऑप्टिकल फाइबर, सब कुछ पॉसिबल होगा। लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी कैसी, उस साधन को कैसे, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको दूर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसमें नो डाउट। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पहले टेलीकॉम से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारी जो वायर्स होती है इसकी खासियत क्या होती है? वायर्स की खासियत होती है, भगवान ने हमारे कान ऐसे बनाए, ऊपर वाले की कृपा ऐसी है कि हमारा जो कान है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत है ना तो हम बहुत धीमी आवाज सुन सकते हैं, ना तो मैं बहुत तेज आवाज सुन सकता हूँ। जो भी आवाज सुनते हैं हम लोग, याद होगा आप लोगों, ये सब हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। हाँ यस, इसे ऑडियो सिग्नल, क्योंकि इससे कम या ज्यादा होगा तो हम लोग सुन नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन इस आवाज में खासियत, अगर दो लोग सामने खड़े होकर बात करें तो मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक सुन सकते हो? 30 मीटर, 50 मीटर, इससे ज्यादा आप सुन नहीं सकते। तो जब लंबी दूरी की बात करनी होती है तो फिर हम एक कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर वायर, टावर, दुनिया भर का हमने मीडिया यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें आवाज को भेजेंगे कैसे, अब सवाल ये उठता है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात है, हाई स्कूल में एक चीज और भी पढ़ाई जाती होगी, आपको याद होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एक फार्मूला होता था। स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत कॉमन सी चीज होती है, प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि मैं धीमा बोलूं तो मेरी आवाज को, कई बार लोगों ने सुना ना, कान पकड़ के सुनते क्या बोल रहा है, खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धीमी आवाज धीमे स्पीड से चलती है। यदि मैं अपनी आवाज की गति बढ़ा दूं, हाई साउंड बोलूं, तो आवाज की स्पीड भी बढ़ेगी। सीधा सा मतलब वो किस कॉन्सेप्ट पे, ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसी चीज का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? अगर मैं ये अपनी, ये जो मेरी आवाज है, हम जो इतना सुन रहे हैं, अगर इसमें बहुत ऊंची आवाज, बहुत ऊंची आवाज मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम 20 किलो हर्ट्ज से नीचे की ऊंची आवाज तो सुन ही नहीं सकते। और आसपास अपने सराउंडिंग में बैट है, चमगादड़ है, या जो मॉस्किटो का साउंड है, वो हम लोग सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम सुनने लगेंगे तो सब पागल हो जाएंगे। तो हम बहुत, एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप में कुछ भी मिला दूं, मिल्क मिला दूं, एक ड्रॉप शुगर मिला दूं, ओवरऑल आप पानी ही कहोगे। उसी तरह से जो हमारा वॉइस होता है, जस्ट लाइक एक ड्रॉप के समान होता है। अगर उसमें बहुत ऊंची आवाज मिला दें तो मेरी जो पूरी ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और इसकी स्पीड हम लोग कम्युनिकेशन में लाइट के स्पीड के बराबर कर देते हैं।
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कम्युनिकेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं इनकी स्पीड क्या होती है, तो डेफिनेटली इंसानों ने लाइट की स्पीड के बराबर ही हम लोगों ने इसको बना दिया है। अगर आपसे कोई ईएम वे में पूछे क्या स्पीड होती तब भी यही बोलोगे, सैटेलाइट में स्पीड क्या तब भी आप यही बोलोगे, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि अपने कम्युनिकेशन को हम एक लाइट की स्पीड के बराबर रखेंगे, ताकि भविष्य में अगर हम लाइट का भी यूज करें जैसा कि ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग अब कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, मेरा मोबाइल फोन है, अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर मेरे जहां पे मैं बोलता हूं, जहां पे माइक लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा हुआ है। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ऑसिलेटर होते हैं, आपने ऑसिलेटर सुना होगा, पुराने जमाने में ऑसिलेटर बहुत यूज होता था। जस्ट 1 मिनट। अगर हमारे इस मोबाइल फोन में अगर मैं कुछ बोलूं तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो मेरा जो साउंड है वो तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होगा। और मेरे इस मोबाइल फोन पर पुराना जो ट्रेडिशनल हैंडसेट होते थे, यहाँ पे ऑसिलेटर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता था, वो ऑटोमेटिकली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था। जैसे मिलाता था दोनों मिक्स हो जाते थे। मिक्सिंग होने के बाद हमारा जो सिग्नल होता है वो करीब लाइट की स्पीड के, क्योंकि यहाँ से फिर टावर जाए चाहे ऑप्टिकल फाइबर जाए, मीडिया कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्पीड से भागता है। और 1 सेकेंड में कितना बैठा है? 3 लाख किलोमीटर। आप सोचिए, तब आप अगर हाय हेलो यहाँ बोलते हो, विद इन अ सेकेंड अमेरिका कैसे पहुंच जाता है, विद इन अ सेकेंड रसिया कैसे पहुंच जाता है? उसका कारण यही है। तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है, इस मिक्सिंग प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं, और उस नाम क्या है उसका? मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आ गया मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है? आपने पढ़ा होगा, बहुत वाई मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूल अगर कोई आपसे पूछता है कि मॉड्यूलेशन का यूज क्यों करते हैं, तो मॉड्यूलेशन लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? एक मैं रफली आइडिया आपके सामने रखा है। और दूध में चीनी मिलाना हो तो दूध में चीनी कैसे भी मिला सकते हो? बाया चम्मच से मिला सकते हो, 2 गिलास को ऊपर नीचे कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। उसी तरह मॉड्यूलेशन करने के प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। AM, FM, PCM सब पढ़ा है आपने। और कंप्यूटर में भी आप जब भी इंटरनेट कर रहे हैं, तो अगर कई बार एक कंपटीशन में या जब इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो सब आपसे पूछते हैं कि मॉड्यूलेशन का मेन एडवांटेज क्या है। तो मेन एडवांटेज हमेशा आपको पहले यही बोलना चाहिए कि वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। बहुत सारे लोग एनालॉग टू डिजिटल बोल देते हैं, वो सेकेंडरी ऑप्शन है। आपका जो मॉडेम है, अगर मैं कंप्यूटर से भी मेरा ये भी कम्युनिकेशन चल रहा है, सब इसके अंदर मॉडेम कॉन्सेप्ट, जो NIC कार्ड है उससे एक तरह का मॉडेम ही है। तो जैसे ही मैं अपने यहाँ से कुछ भी भेजता हूँ या वाईफाई को जो आप सिग्नल भेज रहे हैं वो भी एक मॉडेम ही वहां लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं कुछ करता हूँ तुरंत मॉड्यूलेट होता है, दूसरे लैंग्वेज चला जाता है। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन के लिए एक मॉड्यूलेशन सिस्टम आया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसने पूरे कम्युनिकेशन का इतिहास बदल दिया। वो था पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। PCM का क्या फायदा हुआ वो मैं आपको लगे हाथ समझा दूंगा, क्योंकि ये अभी भी PCM चल रहा है और इसको किसी न किसी नए फॉर्म से यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन के कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है जो नए नए, पुराने तो सभी आपने सुने, अब हम लोग यूज करते हैं ADM, DMT, डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये नए मॉड्यूलेशन है। और नए नए मॉड्यूलेशन तकनीक, चूंकि हम लोग अब पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गए हैं। डिजिटलाइज का मतलब मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करते हैं। पहले हम सिंगल वॉइस कम्युनिकेशन करते थे, आज मल्टीमीडिया करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जूम पे बैठे, एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है। इसमें आपका मेरा साउंड भी जा रहा है, मेरा वीडियो भी जा रहा है, स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो भी जा रहा है, और एक साथ सारे लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन पैसे पास हुआ एडवांस DMC से, एडवांस ADMT, एडवांस डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। तो अभी जो हम कर रहे हैं एडवांस डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। तो बस आपको सिंपली इतनी बात का ध्यान रखना कि विदाउट मॉड्यूलेशन का कोई चीज संभव नहीं है। मॉड्यूलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है। और जो टेलीकम्युनिकेशन में जिसने इतिहास बदला, जो मेन मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन था, उसका नाम था पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। आपने नाम सुना होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और एक किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये TDM कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना? क्यों सफल हुआ? TDM पे। तो एक अभी मैं अपने उस तरीके समझाऊंगा, हो सकता है इसके बाद अगर आप बुक्स में पहले भी पढ़ा होगा तो भी, जो लोग नहीं पढ़े होंगे आगे भविष्य में अगर पढ़ने का मौका मिलेगा
तो डेफिनेटली मैं इतना श्योर हूं कि वो अगर इस जो भी मैंने अभी तक डिस्कशन बोला एक प्रैक्टिकल मैनर में, इसको सुन के दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और किसी को, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिकली पढ़ा होगा तो बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे कि वो पढ़ते थे ना, जब मैं भी पढ़ता था ना कि जेड फॉरियर ट्रांसफॉर्म आते थे पहले, तो वो बड़ा कंफ्यूज होता था। लेकिन जब मैं फील्ड में काम करने लगा तो वही जेड ट्रांसफॉर्म मुझे इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं क्या, वो तो 1 सेकंड में बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में बोलने जा रहा हूं, जिससे आपको पूरा टेलीकम्युनिकेशन, पूरा इंटरनेट का कम्युनिकेशन सिंगल लाइन पर कैसे कम्युनिकेट हो जाता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए मैं अभी पहले ये दोनों समझते ही आपको मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा, और उसके बाद मैं आपको जो एक्सचेंज विजिट में इतने सारे 1000 कस्टमरों 10,000 कस्टमरों एक सिंगल ऑप्टिकल पेयर के लाइन पे कैसे मूवमेंट होता है वो चीज हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, एक आपका रोड है मान लीजिए, समझने के लिए, पहले इस चीज को समझने के लिए डेफिनेटली प्रैक्टिकली इंसान कोई भी चीज बनाता है, चाहे हम हो आप हो। एक एग्जांपल है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने कुछ नहीं किया था, वो तो सेब, आपको बहुत सभी को मालूम है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने देखा सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसने बस जो भी चीज फेंकता था जमीन की तरफ आ जाता है। तो उसने बस एक चीज सोची कि अर्थ के अंदर कुछ इंटरनल पावर होती है जो अपनी तरफ खींचता है। उसने सिर्फ इतनी चीज खोज की, और आप देखिए उसकी एक छोटी सी खोज को आज हम लोग कितना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। रॉकेट से लेके आपका जितने सैटेलाइट है सारे चीज मैनेज कर रहे हैं। तो वैसे ही ये जो जितनी चीजें टेक्निकली बनी है, एक ऐसा नहीं एकदम से एडवांस आ गई होंगी, ये सब बिल्कुल रफ मैनर में सोचा गया होगा, और उसी रफ मैनर को टेक्नोलॉजी में प्रोफेसरों की तो आदत ही होती है कि बड़े तरीके से लिख देना। ठीक है ना, ये अभी आपको जो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा ना, तो लिखा होगा कि जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो एक प्रॉपर मैनर में, तो एक बाद में लोगों ने कहा इसको इस तरह से बोलेंगे, बट वास्तव में एक रफली मैनर में उसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें अगर आपको यहाँ पे एक सड़क है, एक ए लोकेशन से बी लोकेशन पे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और ए लोकेशन से बी लोकेशन में डेली मूवमेंट करते हैं। ए लोकेशन में आपने प्रोडक्ट भेजने का एक तरीका बना रखा है कि मेरे पास 3 अलग अलग ट्रक हैं। ठीक है ना, एक रेड कलर का ट्रक है, एक येलो कलर का ट्रक है, एक ब्लू कलर का ट्रक है, समझने के लिए। और इसका मेरे पास कई ग्रुप हैं। जब मैं एक बार एक ग्रुप में सामान भरकर 3 अलग अलग कलर के ट्रक में सामान भरता हूं और भेजता हूं बी लोकेशन में, ठीक है, उसके बाद फिर अगला ग्रुप में फिर रेड येलो ब्लू लिखता हूं। ठीक, मेरा तरीका है ए से बी भेजने में। बी में इन सामानों को रिसीव करने वाले कुछ बंदे खड़े हैं। रेड वाले को रेड ट्रक जो आया तो रेड वाला बंदा रिसीव करेगा, आपका येलो वाला आएगा तो येलो वाला रिसीव करेगा, और ब्लू वाला आएगा तो ब्लू वाला रिसीव करेगा। ठीक है ना, और बी तक पहुंचने के पहले यहाँ पे एक ओवरब्रिज है। इस ओवरब्रिज की कंडीशन ये है कि इस ओवरब्रिज में एक बार में केवल एक ही ट्रक पहुंच सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ मूवमेंट शुरू किया, तो पहला ट्रक यहाँ निकाला, तीनों ट्रक हमने एक साथ मूवमेंट किया, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ एक साथ मूवमेंट किया। एक से पहले रेड वाले को निकाला, फिर येलो ब्लू, तीनों ट्रक एक साथ मूव हुए ए से बी के लिए। जो भी पहले आएगा वो पहले चढ़ेगा और इधर आ जाएगा, और उसके बाद मान लो कि पहले आ गया ब्लू वाला आ गया। ठीक है, और ब्लू वाला चढ़ा तो ब्लू वाले ने, इसने देखा अगर ये मेरा ट्रक है, इसको रिसीव किया और चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो फ्रीक्वेंसी होती है कलर स्कीम बेस होती है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सेकेंड दैट, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अब समस्या क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। अगर मान लो तीनों ट्रक एक साथ पहुंचे इस लोकेशन पे, तो पहली समस्या ये होगी कि कौन सा ट्रक चढ़े। एफडीएम में परेशानी क्या होती है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले एफडीएम पे हम लोग इंटरनेट सॉरी कम्युनिकेशन कराते थे, तो पहले हम एफडीएम कॉन्सेप्ट यूज किए थे टीडीएम से पहले, जब पीसीएम नहीं था। तो उसमें सबसे पहले समस्या ये आती थी कि जब तीनों ट्रक एक साथ पहुंच जाए, सिस्टम हैंग, नंबर ही, मतलब जब आपस में कौन पहले चढ़ेगा, कोई सिस्टम तो बना नहीं, तो फिर हमें सिस्टम को रीसेट करना पड़ता था बार बार। ठीक है ना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, शायद आपने सुना होगा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ये वर्ड आप भी शायद अभी सुना। उसका कारण नहीं है, या तो सिस्टम हैंग हो गया है, या तो सिस्टम में कहीं ब्रेक आ गया है। ठीक है, दो चीजें पॉसिबिलिटी थी, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या होती थी, अगर मान लो येलो वाला ये ट्रक है, बीच में कहीं पंचर हो गया या इस गाड़ी में खराबी आ गई, ये तो गया नहीं,
यहाँ पे अपना किनारे साइड में खड़ा होके अपना ट्रक ठीक कर रहा है, ठीक है। ये तो पहुंचा नहीं, ये येलो वाला इंतजार करता रहा, लेकिन इसका भी ट्रक ठीक नहीं हुआ विद इन ए टाइम पीरियड के अंदर, तो ये दूसरा ग्रुप चल पड़ा और ये जो येलो वाला है यहाँ पहुंच गया। पहुंचना कौन था? ये वाला। ये खराब हुआ या जो भी प्रॉब्लम थी नहीं पहुंच पाया, तो फिर ये अभी इसको तो नहीं मालूम ना, इसको तो सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना था जो रिसीवर था कि मुझे येलो लेना है, तो उसने इस येलो को ले लिया और इसको ले गया। यानी नंबर मिलाया कहीं और, मिल कहीं और गया। ये पहले बहुत आती थी, पुराना एक अनिल कपूर की मूवी थी ना मिस्टर इंडिया, आप देखना, अगर आपने नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे तो मिल जाता है, उसमें देखना कि वो एक पहले, क्योंकि ये सब सिस्टम चलते थे तो उस पे केवल जब मिलाता था, कभी भैंस, कभी पागलों का हॉस्पिटल मिल जाता है, कभी भैंसों के इलाज का हॉस्पिटल मिल जाता है, ठीक है ना, क्रॉस कनेक्शन। और आज भी जो हमारा पुराना जो 3G मोबाइल कम्युनिकेशन में अभी भी है, तो 3G मोबाइल कम्युनिकेशन TDMA और FDMA कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो अभी भी ये मोबाइल में समस्या मौजूद है। अब 4G आ गया, दैट मुक्त हो गया। अब इन दोनों समस्या से मुक्त होने के लिए हमने नए कॉन्सेप्ट का यूज किया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, क्योंकि इनमें बहुत परेशानी होने लगी। पहले ट्रैफिक कम था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टेलीफोन नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो समस्याएं भी बढ़ने लगी। तो इन समस्या से मुक्ति के लिए जरूरी था कि हमें नया कॉन्सेप्ट लाया जाए, तो हम लोगों ने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल किया। इसमें यह इस्तेमाल किया कि जो पहला ग्रुप है ये सवेरे निकलेगा 10 बजे, दूसरा ग्रुप निकलेगा 10:30 बजे। इस तरह से हमने शुरू किया। पहला ट्रक 10:30 बजे निकला और इसमें यह भी डिफाइन कर दिया कि ये ट्रक, जब मान लो ब्लू वाला, तो ब्लू वाला यहाँ इस ओवर ब्रिज पे चढ़ेगा 10:15 पर, येलो वाला चढ़ेगा 10:20 पर, और रेड वाला चढ़ेगा 10:25 पर, और इधर ही इसी तरह से उसी रिस्पेक्ट में इन सबको मैसेज दे दिया, ठीक है। अब मान लो तीनों ट्रक गए, एक साथ पहुंच भी गए, चढ़ेगा वही जिसका जो टाइम डिसाइड है। तो पहले यहाँ पे ये सिस्टम हैंग वाली कॉन्सेप्ट थी, वो भी आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर ये मान लो येलो वाला फेल हो गया, ये 10:20 का टाइम दिया था और ये फेल हो गया, नहीं पहुंचा, तो इसको ये बोला गया कि अगर 10:20 पे कोई नहीं चढ़ता है तो तुम हट जाओगे और तुम भी हट जाओगे, जो नया आएगा वो नया रिसीव करेगा। तो क्रॉस कनेक्शन की भी समस्या खत्म होगी। तो जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है वो TDM कॉन्सेप्ट पे काम करता था। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये था कि ये दो बड़ी समस्या से मुक्ति हो गई। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये आपका मॉड्यूलेशन भी साथ में करता था। अब इस चीज को मैं यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे आपको, वापस आते हैं उसको, हम लोग जो कल हम लोगों ने लैब विजिट किया था उसके अंदर इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। आपको याद होगा इसमें कल हम यहाँ पे ये चलिए, ये आपको कल एक्सचेंज विजिट का थोड़ा रिवाइज करना ताकि तो आपको ध्यान रहे, बताते हुए कंफ्यूजन ना हो। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेटवर्क होता है उसका लोकल में जो स्पेसिफिकेशन बनाया गया पुराने समय से लास्ट तक भी मौजूद है, वो इस तरह से था कि आपका कॉपर वायर घर से निकलते थे, विभिन्न लोकेशन में होते हुए फाइनली वो MDF में जाता था, और MDF के आगे स्विच रूम में जाता था, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लोकल कॉल में हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ ये तो लोकल है, लेकिन इस कॉल से अगर मुझे बाहर निकलना हो एक शहर से दूसरे शहर में, तो फिर यहाँ पर हम लोग ये यहाँ से जो लोकल कॉल है अगर इसमें कस्टमर नहीं है तो हम शहर के मेन एक्सचेंज में भेजते थे, ठीक है ना। और फिर मेन एक्सचेंज ये डिसाइड करता था ये कौन से कस्टमर का है। ये बात हम लोग कल भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लोकल में से यहाँ से निकल कर मेन एक्सचेंज तक ये जो लोकेशन है ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है आज की डेट में। और ठीक है, लोकल में तो हर एक घर का इंडिविजुअल आ रहा था, चाहे टावर से भी है तो भी इंडिविजुअल आ रहा था, लेकिन जैसे ही इस मेन एक्सचेंज से निकलकर मेन एक्सचेंज के जा रहे थे तो केवल एक पेयर फाइबर है। तो इतने सारे कस्टमर को एक पेयर फाइबर में कैसे पहुंचाया जाए, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसी में मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग और PCM कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। लगे हाथ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो क्योंकि आप लोग साइबर सिक्योरिटी और उस सब की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा, कल भी हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऑफलाइन थे तो उनको भी मैंने बता रहा था, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप बड़े लकी हो कि आज अगर जैसे कोरोना काल था तो उसके बावजूद भी आपके पास इंटरनेट की सुविधाएं, टेलीविजन की सुविधाएं थी, आप आसानी से अपना टाइम पास कर गए। लेकिन आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी तब इंटरनेट नहीं था, ठीक है। और मेरी पहली पोस्टिंग मेरठ जिले के बागपत, एक और जिला है जो बाद में जिला बना, ठीक है, वहां मेरी पोस्टिंग हो गई। तो उस पोस्टिंग में दो तरह के लोग पोस्टिंग किए जाते थे। एक तो वो जिन्हें डिपार्टमेंट के अंदर सजा मिल रही होती है,
ऐसा लोकेशन, यानी बागपत लोकेशन को अच्छा नहीं माना गया जहां पनिशमेंट टाइप का पोस्ट दिया जाता था। दूसरे, वो हम जैसे नए कुआरे आए थे, उस टाइम पे कुआरे थे, नए थे, जिन्हें नौकरी मिल गई खुश हो गए, ठीक है ना। नौकरी मिलने के बाद ये कहीं भी लगा दो, अभी आपको भी कह दो ना कहीं भी लगा दो हम चले जाएंगे, तो उस समय हमें लोकेशन का कोई लेना देना नहीं होता था। तो हमारी वहां पे, थोड़ा म्यूट करके रखिए, थोड़ी रिकॉर्डिंग अच्छी रहेगी तो आप लोग के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो अब हमारी पोस्टिंग हो गई बड़ौत बागपत में, और बड़ौत में हम लोग एक्सचेंज में ही हम 5 कुआरे थे, नए नए नौकरी लगी थी, पोस्टिंग के भाई जाओ जब तक शादी नहीं है बड़ौत में 2-2.5 साल निकालो, फिर तुम लोग अपने मनपसंद पोस्टिंग ले लेना। तो बड़ौत ऐसी लोकेशन थी सन 1999-2000 में, आजकल है या नहीं ये तो जाके वहां पता चलेगा। उस समय पनिशमेंट पोस्ट के तौर पे था, और वहां पे लोकल में आपको 6 बजे के बाद मार्केट बंद मिलते थे, एक गांव तरह का गांव का एरिया था। दूसरा, वहां पे पुराने टाइम में, आज तो आप के पास सिनेमा हॉल भी नए नए, हर फ्राइडे को मूवी लग जाती है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसे नहीं लगती थी। तो नौकरी लगने के बाद पैसे भी आने लगे, ठीक है, खर्चे नहीं होते थे। मुझे गाड़ियां भी मिली थी, 2-2 गाड़ियां थी मेरे पास में, उस टाइम पे इतना ज्यादा पैसा हुआ करता था, तो हमारा टाइम ही पास नहीं होता था। तो लेकिन मेरी जो पोस्टिंग थी ना, वो मेरी, और ये इंटरनेट था नहीं उस टाइम पे, तो मेरी पोस्टिंग यहाँ स्विच रूम में, क्योंकि स्विच रूम एक ऐसा लोकेशन था जो एसी हुआ करता था। एसी आज की तरह नहीं कि हर घरों में होते थे, पहले एसी लिमिटेशन होता था, एसी उन्हीं जगह लगाए जाते थे जहां पे जरूरत होती थी, आज तो हर आदमी लगा लेता है, ठीक है। तो हम लोग, अब चूंकि हम लोग, मुझे परमिशन थी तो मैं अपनी नाइट ड्यूटी लगाता था, और एक्सचेंज में ही सोते थे, यहीं पे हम लोग चादर बिछा लिए और यहीं पे हम सो जाते थे, पूरा ठंडा और ये। लेकिन टाइम पास नहीं, 1 हफ्ता निकल गया तो मेरे दिमाग में पूरा पाता है, भाई टाइम ही पास नहीं हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो लोग भी बात कर रहे हैं ना, उनको स्विचिंग तो नहीं की जा रही है ना। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल की नौकरी कैसे निकल गई आप समझ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे स्पीकर लगा के अगर मैं कोई चीज सुनता हूं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या बातें कर रहा है, नहीं उसे लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता एमडीएफ में तो उसे पता चल जाता कि बीच में मेरी क्या आवाज सुन रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। 2 लोग, इसी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो ना, जो हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही नहीं, वो भी बीच में इस तरह किसी न किसी स्विच रूम से ही होके जा रहा है, और उस स्विच रूम में आप मॉनिटर पे हैं, ये आप हमेशा याद रखें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हवा में इंटरनेट कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दुनिया भर की चीजें लगा, एक कहने की बात है। आपके पास लूप होल पॉसिबल है यहाँ पे, जो बाकी दुनिया को, ये मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गई होगी क्यों मैं कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, आसान नहीं है कि आप आसानी से इस चीज को स्पीकर लगा दें, वो लगा दें, सिस्टम भी बहुत एडवांस हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बनाने वाले तो हम ही है ना, तो कमियां भी हमें भी मालूम होगा कमियां कहाँ है, ठीक है। इट इज अ पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि यहां से लेकर यहां तक का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे किया जाता है, वो मैंने एक्सचेंज विजिट में भी दिखाया था, उसी को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। इसमें आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। चलिए, एक टिपिकल पार्ट मैंने आपको एक्सचेंज विजिट में अभी दिखाया था, उसमें कहा था कि लोकल कस्टमर है तो वहीं जुड़ जाएगा, लोकल कस्टमर नहीं है तो स्विच रूम में ही एक हम पीसीएम कार्ड लगाते हैं ऊपर की तरफ में। इसमें यहां पर आप देखेंगे, यहां पे अगर मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लोकल कस्टमर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो उनको तो यहीं पे जोड़ दिया, लोकल कस्टमर नहीं है तो इनमें से यहाँ ऊपर आता है, ये जो है सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, इसको बोलते हैं पीसीएम कार्ड। और ये कार्ड जो है हमारा ट्रांसमिशन रूम में भेजता है, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होकर फिर ये बाहर की दुनिया में जाता है, ठीक है। तो उसी पीसीएम कार्ड के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, ये कैसे क्रिटिकली बनाया गया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यस, इसमें हमने क्या किया, ये 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाया गया। ये कोई भी काम होता है, कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या अलॉटमेंट होगा फ्रीक्वेंसी की जगह, उसी तरह पीसीएम के भी स्टैंडर्ड फिक्स किए आईटीयू ने, और 2 स्टैंडर्ड बनाए, एक तो 24 कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे और एक 30 कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे, और आपके इंजीनियरिंग वर्ड में बोलते हैं चैनल या सर्किट। तो चैनल सर्किट नहीं, वो समझो 30 कस्टमरों का 30 टेलीफोन का ग्रुप है, ठीक है। उन्हें सर्किट कह लो, चैनल कह लो, टेक्नोलॉजी में जो भी नाम देना हो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 30 कस्टमर का ग्रुप हम बनाते थे। इंडिया के अंदर ये है, अमेरिका के अंदर 24 कस्टमर का है, ठीक है। इन 30 कस्टमर का ग्रुप हम बनाएंगे, ऊपर की तरफ जो मैंने और जो पीसीएम कार्ड में दिखा रहा था, इनको यहाँ पे भेज दिया जाता है। ये सब
सर्किट में ही जोड़ के पहुंचा देते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर लोकल है तो लोकल कनेक्ट होगा, नहीं हो तो पीसीएम कार्ड में आएगा। और ये पीसीएम कार्ड कहाँ पे जाएगा? पीसीएम कार्ड ने तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? ये ट्रांसमिशन रूम के एमडीएफ रूम में जाएगा। एमडीएफ में जो आ रहा था वायर यहाँ पे, अब एमडीएफ रूम में आ जाइए। इसके बाद ट्रांसमिशन रूम हम आए, आप भी वीडियो को ध्यान देखिएगा। यस, ट्रांसमिट, ये एमडीएफ रूम है। तो यहां से ये जो एक वायर आया, कहां से आया? ट्रांसमिशन रूम से पीसीएम कार्ड से एक वायर आया। वो जो वायर है, एक वायर में 30 कस्टमर का यहाँ ग्रुप है। अगर एक मैं निकाल दूं, 30 कस्टमर लोकल में तो बात कर पाएंगे, बाहर की दुनिया में बात नहीं कर पाएंगे, सीधा सा मतलब है। अगर एक कार्ड ये ब्लॉक लगा हुआ है, इसको मैं अगर बाहर रिमूव कर दूं तो 30 कस्टमर लोकल में तो बात कर पाएंगे, लेकिन वो अपने लोकल से बाहर की दुनिया में बात नहीं कर पाएंगे। ये समय के साथ हम लोग जरूरत होती है। कई बार आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था हमारे हरियाणा में, तो वहां एक आ गया कि लोकल कॉल से बाहर कोई कॉल ना कर पाए, इंटरनेट ना कर पाए। अगर आप उसमें से कुछ लोग होंगे आप में से, तो अगर महसूस किया हुआ था तो इंडिया तो उनका, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनेट होता तो इंटरनेट को तो महसूस कर लेते हैं, इंटरनेट मेरा बंद है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन टेलीफोन में भी यही था, केवल लोकल वो कॉल कर सकते थे, वहां से दिल्ली या कहीं और कॉल वो नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें इसी व्यवस्था, एक कार्ड निकालो तुरंत तुरंत बंद हो जाता था। तो यहाँ पे पीसीएम कार्ड जो वायर है उसको डीडीएफ रैक बोलते हैं। और ये वायर हमारा अब आता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, जो बगल में लगा है। इसमें पहले मक्स कार्ड आता है। अगर मान लो मेरे टेलीफोन एक्सचेंज में 120 कस्टमर है, तो मैं 30 का ग्रुप बना रहा हूं, तो कितने कार्ड हो गए? 4 कार्ड हो गए, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इस तरह के मुझे लगाए जाएंगे, ठीक है। और इन 4 को सिंगल आउटपुट बनाने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाएगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लेक्सिंग प्लस आपका मॉड्यूलेशन। जो पीसीएम कार्ड 2 काम कर रहा है, सबको 1 by 1 भेज रहा है। अगर आप पीसीएम टेक्निकली पढ़ा होगा तो एक पीसीएम का टाइम फ्रेम होता है 125 माइक्रोसेकंड का, और एक कस्टमर को जो टाइम दिया गया 3.9 माइक्रोसेकंड का। और आप टेक्निकली पढ़ना आपको अच्छा लगेगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप रफली मैनर में सीधा समझो कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन का काम इस ये जो हमारा ये था पीसीएम कार्ड था उसने किया, ठीक है। और यहाँ भेज दिया, और यहाँ पे पूरे एक्सचेंज से केवल एक ही कार्ड बाहर जाना है, तो यहाँ पे मक्स कार्ड हम लगेंगे, दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर कार्ड। तो अगर मैं 120 कस्टमर है तो 4 पीसीएम कार्ड लगा। जितने कस्टमर बढ़ते जाएंगे उतने इनटू का मल्टीप्लेक्सर कार्ड लग जाएगा, और ये फिर यहाँ पे सिंगल आउटपुट आ जाएगा। और फिर यहाँ तक, घर से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब ये फाइनली हमारा ऑप्टिकल फाइबर में बदलना, चाहे कितना भी कस्टमर हो, हजारों कस्टमर हो, लाखों कस्टमर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कस्टमर, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली सब घूम के सिंगल यहाँ पे आउटपुट हो जाते हैं। और इसको ऑप्टिकल में बदलना है। अगर मैं आपसे पूछूं मयंक, आप अगर आप जिस लोकेशन में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, आप मुझे ये बताएं आपके आसपास ऐसा कौन सा डिवाइस लगा है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है? मयंक जोशी। सर इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में, हाँ जी, आई गेस वाईफाई। हाँ फिर से बोलिए। वाईफाई मतलब, आई मीन वाईफाई। ट्यूबलाइट बल्ब नहीं लगा है? सॉरी आई एम सॉरी। ये लॉजिकल क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूछा, सिर्फ ये नहीं कि आप केवल, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अपना ध्यान केवल ऐसा ना हो कि इंजीनियरिंग, क्योंकि आजकल क्या होता है बीटेक की डिग्री मिलने लगी है। बीटेक में क्या होता है, पढ़ाते रहो, पढ़ाने की नॉलेज तो सारी होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली सेंस की थोड़ी सी वो हो जाती है। क्योंकि हम लोग जब करते थे तो हमारे टाइम में एक डिग्री मिलती थी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, आपको याद होगा। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो डिग्री में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसका जो परीक्षा होती थी ना, हमें 6-7 किताबें दे देते थे और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप करो, प्रैक्टिकल बनाओ उसको। पढ़ते हम भी वही थे, लेकिन जो क्वेश्चन आते, जो पेपर आते थे, वो पूरा का पूरा सेंस वाले बना के दे देते थे, इसीलिए हमारी डिग्री भी। लेकिन समय के साथ वो चीज खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि स्टूडेंट अपने आप इंटेलिजेंट होते हैं, समय के साथ सीख जाते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बहुत लंबी चलती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने सवाल पूछा ना, ये सेंस वाली क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेटली आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछते, क्योंकि आप अगर किसी के टेबल पे बैठ गए, मान लीजिए बीएसएनएल ने रिक्रूटमेंट किया, आप एग्जाम पास किए और टेबल पे इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए, तो मैं ये तो मान के चलूंगा कि आप तो पहले से क्वालिफाइड हो, नॉलेज में आपकी कोई कमी नहीं है। अब मेरी जानकारी ये होती है कि मैं आपसे केवल सेंस का महसूस कर पाऊं कि आप सेंसेबल कितने तरीके से हो। ये चीज मेरे कहने से नहीं आएगी, ये चीज आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। एक बीएसएनएल से कंपनी बनी थी, बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। होपफुली कि आज दोबारा वापस
कैबिनेट में पास हो जाएगा, वापस बीएसएनएल में अभी मिनिस्ट्री आज शायद डिक्लेयर करने वाली है, आप न्यूज में पढ़ लेना, दोबारा बीएसएनएल में वापस आने वाली है, ठीक है। तो बीबीएनएल में जब पहली भर्ती हुई थी तो गेट स्कोर से भर्ती किया था और उसका इंटरव्यू मैंने ही लिया था नौकरी में, ठीक है। तो उसमें मैंने यही इसी तरह के क्योंकि मैंने 98 परसेंटाइल का भी आया, 88 परसेंटाइल का भी आया, तो आपको हैरानी होगी मैंने 87 परसेंटाइल वाले को सिलेक्ट किया, 99 वाले को नहीं किया, क्योंकि उसने, ठीक है, क्योंकि वहां जो 88 से जितने ऊपर आ गए, मुझे उसके नॉलेज में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। उस समय मेरे हो सकता है कि मेरे टेक्निकल सवालों का सही जवाब दे भी पाए या ना दे पाए, डजेंट मैटर। अब सवाल है कि उसकी ऑलरेडी टेस्टिंग आ चुकी है, अब मेरा कोई है कि वो क्या उसका ईक्यू ठीक है या नहीं। दो चीजें होती है, एक आईक्यू, दूसरा ईक्यू। आईक्यू ऑलरेडी आप क्वालिफाइड करके बैठे हो, उसके लिए मुझे कोई डाउट नहीं। अगर मैं कितना भी, और मैं बैठ भी जाऊं पैनल के सामने, मुझे एक भी सवाल नहीं आता, लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी आईक्यू का टेस्ट पास करके आ चुका हूं, तो मेरे मैटर नहीं फर्क करता कि मैं सही बताऊं या गलत बताऊं। सही बताऊंगा तो शायद मुझे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हो, उस समय एक इतना प्लस पॉइंट होगा, अदरवाइज आप उसके आईक्यू से ऑलरेडी क्वालिफाइड हो। अब आपका ईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने जो सवाल पूछा ये ईक्यू से रिलेटेड होता है, इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं इसको, कि ताकि आप आसपास के सेंस से भी आप कितने जुड़ेंगे। नौकरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि केवल काम किए जा रहे हैं या फिर वो आपके इन्वायरमेंट से आपका कोई लगाव नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। आपका जो कुलीग है उसके साथ भी परेशानी हो सकती है, आपके साथ भी परेशानी हो सकती है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये चीज भी देखी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये मेरा सवाल पूछना सिर्फ वो था, मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया है कि आप लोग इस चीज को अभी से आप डेवलप करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास समय है, तो आने वाले समय में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह से अब वापस आते हैं कमिंग पॉइंट पे। इसमें आपका ये जो टेलीफोन है, क्या कितने भी कस्टमर हो, पीसीएम की मदद से एक तो स्पीड बढ़ जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी, और इनको सिंगल आउटपुट बनाने के लिए मल्टीप्लेक्सर कार्ड यूज किया जाता है। और वे ऑप्टिकल फाइबर में, अगर आपसे पूछे कि कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलेगा यहाँ पे टेलीकॉम के दुनिया में, तो दो डिवाइसें होती हैं, एक होता है एलईडी, दूसरा होता है लेजर। सेकेंड इज द लेजर। लेजर मोस्ट लेजर आजकल यूज किया जाता है और तुरंत ऑप्टिकल फाइबर में यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 कस्टमर हो, लाखों कस्टमर हो, फाइनली एक ही फाइबर में ट्रांस हो जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। अभी जो इधर से जाएगा उधर से रिसीवर आएगा, दूसरे साइड में बिल्कुल रिटर्न बैक, जो उधर से भेजा दूसरे साइड में रिसीव कहलाएगा। डिटेक्टर अब उल्टा करना है, ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना है, उसको बोलते हैं डिटेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर कंपटीशन दे तो भी ये पूछा जाता है कि ऑप्टिकल सोर्स कम्युनिकेशन में या आईटी में ऑप्टिकल सोर्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं लेजर और एलईडी। और उल्टा करने के लिए डिटेक्टर बोलते हैं, यानी ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि फाइनली मुझे वापस उसी फॉर्म में लाना जिस फॉर्म में साउंड था। तो जैसे जैसे मैंने कन्वर्ट किया वैसे ही रिटर्न करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने ऑप्टिकल को सीधा में साउंड बदला, नहीं, वापस में अगर आपने पहले इलेक्ट्रिकल बदला तो इलेक्ट्रिकल करोगे, फिर उसके बाद हम ऑप्टिकल करेंगे। तो ये फोटो डायोड होते हैं जो हमारे यहाँ यूज होते हैं, एवलांस फोटो डायोड बोलते हैं, एपीडी, एवलांस फोटो डायोड, ठीक है। और ये फिर हमारा जो है वापस में मल्टीप्लेक्सर किया था, डीमल्टीप्लेक्स होगा, जितने का किया था उतना वापस जाएगा, दोबारा आपके डीडीएफ रैक में पीसीएम कार्ड में चला जाएगा। पीसीएम क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्स करेगा और जो भी कंसर्न टेलीफोन होता है उससे वो कनेक्ट कर देता है। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो मैंने आपके सामने रखा है कि इस तरह से पूरा कम्युनिकेशन एक सिंगल पेयर में चला जा सकता है। यस साक्षी। सर डाउट था मेरा कि जैसे हमारा ये सब कुछ वायरिंग से चलता है कम्युनिकेशन, तो इसमें जैमर का जैसे रोल कैसे प्ले होता है? अगर जैमिंग होती है एक जगह पे तो फिर इनसे इंटरेक्ट कैसे करता है? जैमर होता है कि हमें मालूम होता है कि उस एरिया में कौन कौन से सिग्नल फ्रीक्वेंसी से आपको इंटरनेट कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस जैमर फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर कार के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी बेस है, इस पे टेलीफोन बेस नहीं है। टेलीफोन बेस के लिए हमें वहां पे करना पड़ेगा आपको। तो जैमर इसमें क्या है ना, हमें मालूम होता है ना, हमें जैसे अभी आजकल एक आपने सुना होगा ना 5G का वो चल रहा है, फ्रीक्वेंसी बेची जा रही है, ठीक है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होता है। तो अगर मैं किसी एरिया में जो जैमर बनाता हूँ, जैमर की खासियत यही होती है कि उस फ्रीक्वेंसी को, सिग्नल तो आएगा आपके मोबाइल पर नो डाउट, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, वो जैमर के अंदर ये इम्प्लिट होता है, ठीक है। हाँ, एनी और कोई क्वेश्चन? हम आगे बढ़े थोड़ा सा। एक तो आपका ये हो गया। दूसरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों में से राउटर कितने लोगों ने देखा है? हैंड राइज करें, सारे लोगों ने देखा है।
ठीक है, साक्षी आप बताएं कहाँ पे देखा है राउटर? सर घर पे। घर पे देखा, चलिए ठीक है, आपका आंसर मिल गया। पीयूष आपने कहाँ देखा है? सर मेरे बगल में ही लगा हुआ है। बगल में लगा है, बहुत अच्छी बात है। और अंजलि आपको आपको तो कल दिखाया, आप मत बोलो। मयंक आपने कहाँ देखा? सर बगल में ही लगा है सर। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर से अपने शब्द को रिपीट करता हूँ। जो वास्तव में राउटर होते हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 5 लाख रुपीज। अब आप बताओ कौन सा देखा है? हाँ साक्षी, आप कौन सा देखा है? डेफिनेटली 5 लाख वाला तो होगा नहीं वो। 500 नो रुपए सर। वाला है। 500 रुपए वाला है सर। तो पाँच कॉलेज है सर, सौ कॉलेज है। कॉलेज में कहाँ देखा है? यस। तो कॉलेज में लगा है राउटर हमारे, एक मेन हब टाइप का है जहाँ कंप्यूटर के सारे मतलब जो हमारे जितने भी पीसी लगे हुए हैं कॉलेज में, वो सब इनडायरेक्टली मतलब सब कनेक्टेड होते हैं उनसे, अच्छा जिसके लिए वो एक पूरा कनेक्शन बिठाने के लिए उन्होंने बनाया है। अच्छा, मयंक एक चीज बताओ, आपने टाइगर बिस्किट खाया है? यस सर। टाइगर बिस्किट में टाइगर खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो? तो बिस्किट तो टाइगर क्या है? तो नाम है। नाम है, ब्रांड नेम है, कंपनी नेम है, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि बिल्कुल क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें दोनों चीजें, पहली बात तो राउटर का सेकंड नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट चीज क्लियर। नॉर्मल कंप्यूटर जैसे होता है उसी तरह से राउटर भी एक मिनी सुपर कंप्यूटर होता है, जिसमें अभी फिलहाल अभी तक जो राउटर 2016 तक यूज किए गए उसमें ना तो कीबोर्ड माउस नहीं था, वो हम लोग अपने लैपटॉप से उसको बनाते थे, ठीक है। अब जो राउटर आ रहा है उसमें कीबोर्ड माउस सब कुछ आता है। अगर आपके पास राउटर है उसके अंदर सब कुछ आएगा, मेमोरी, हार्ड डिस्क, जो भी एक कंप्यूटर, जब मैं बोल ही रहा हूँ मिनी सुपर कंप्यूटर, तो नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना बेहतर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो राउटर एक सुपर कंप्यूटर के समान है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने घर पे क्या देखा, सबने बोला, ठीक है। अगर मैं घर पे आपके पास जो लगा है वो राउटर वाईफाई है, राउटर मॉडेम है, राउटर स्विच है। जिस तरह से टाइगर बिस्किट, टाइगर क्या है? कंपनी का नाम, ब्रांड नेम, फीलिंग आए, ये है ना। उसी तरह राउटर एक बहुत बड़ा नाम है, राउटर का कुछ क्वालिटी आपके घर के वाईफाई में, घर के स्विच में लगा दिए जाए। बेसिकली वाईफाई था वो, लेकिन उसकी राउटर की कुछ क्वालिटी होती है जो हम लोग आने वाले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें से कुछ क्वालिटी उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग ने राउटर वाईफाई बोलना शुरू कर दिया, राउटर मॉडेम बोलना शुरू कर दिया, राउटर, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं। यस पीयूष, अब हैंड ऊपर है या पहले सवाल का अभी का किया है? वापस कर लो फिर कंफ्यूजन। मैंग समझ में आई मेरी बात? सर बट हमारे से मतलब जो ये होते हैं जो राउटर लगे हैं, आप बता रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर होता है, तो सर उनका बेसिक काम क्या होता है जो मतलब मैंने आपसे बोला ना, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तो जो जो काम होंगे आपके मॉडम में समझ में आ जाएंगे, वाईफाई में समझ में आ जाएंगे। अभी एडवांस बताऊंगा, अपने आप को कंफ्यूज करोगे, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको श्योर करता हूं कि आप कैंपस के अंदर इंटरनेट कैसे दिया जाता है और उसकी सिक्योरिटी करने का जो बेसिक, इतना मैं प्रैक्टिकल करा के दूंगा आपको पिछले 6-7 दिन के अंदर, जो भी 6-7 सेशन होंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको बुक्स खोलनी है या बहुत दिमाग लगाना है, जो प्रैक्टिकली में चल रहा है मैं उन्हीं चीजों को ला रहा हूँ। हाँ, जरूरत लग रही है 2-4 चीजें, वो मैं आज से ने रखा। और नेक्स्ट एक और चीज है, सर्वर, एक शब्द और आया था, सर्वर। सर्वर आप लोग देखा है कभी ने? पहले बताओ, आराम से बताइए, गलत सही से कोई फर्क नहीं सर, पड़ता। साक्षी आपने कहाँ सर्वर देखा? सर कॉलेजेस में। आप अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकती हैं, यस या नो? सर बना। कॉलेजेस वगैरह ठीक सर। जो कंप्यूटर्स को सारे कनेक्ट करता है, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी सारे सिस्टम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एकांश आपने बोलना, आपने हाथ उठाया था, बोलिए, आपने सर्वर देखा है? हाँ सर, कंप्यूटर रूम में, मतलब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर रूम में। अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते, जैसे साक्षी ने बताया अभी, हाँ सर, बना सकते हैं। बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर से बेसिकली कुछ ऐसा आंसर बताओ कि एक जनरल आंसर हो जाए, सर्वर करता क्या है? सर सर्वर मेरे चैनल पे आने वाले सारे ट्रैफिक को मैनेज करता है कि ये राउटर का काम है। अच्छा। सर हाँ सब। सर्वर जैसे मतलब कोई भी डाटा ट्रांसमिशन होता है किसी एक लैन नेटवर्क के अंदर, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सर्वर के थ्रू ही जाता है कोई भी डाटा हो, और अगर कोई रिसीव या सेंडिंग कुछ भी होगा तो उसी के थ्रू होगा। कोई भी सिस्टम में अगर खराब आएगी तो पहले सर्वर को चेक करते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारे सिस्टम्स को चेक करते हैं। ठीक है, ये एक बुक की है, और
ठीक है, आप लोगों ने भी क्लाइंट ठीक है, टेक्निकली आप लोग का आंसर ओके है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं अब सिंपल सा बताऊंगा, आज के बाद आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। दो चीजें बताऊंगा, आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे बच्चे हैं और कंप्यूटर साइंस के भी हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ बच्चे शायद आईटी के भी हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आप सब लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी मैं ट्रेनर कहला रहा हूँ। आप सब लोग ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रेनिज कहला रहे हैं। कॉलेज में आप स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर होता है, अल्टीमेटली जो इंसान होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको क्रिकेटर कह देते हो, कोई वकील करता है तो वकील बोल देते हो। अल्टीमेटली ऑल आर ह्यूमन, लेकिन किसी को वकील बोल रहे हो, किसी को राजनेता बोल रहे हो, किसी को पॉलिटिशियन बोल रहे हो, किसी को खिलाड़ी बोल रहे हो, किसी को स्टूडेंट बोल रहे हो, किसी को ट्रेनिज बोल रहे हो। ठीक है, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो इंसान उस पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड होता है, इसलिए आपने उस इंसान को वो नाम दे दिया, राइट। उसी तरह से दुनिया का कोई भी कंप्यूटर, अगर मैं उस कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं तो मेरा कंप्यूटर उस चीज का सर्वर होगा, सीधा जनरल आंसर। ठीक है ना, सर्वर एक चीज हो ही नहीं। अगेन आई रिपीट, मैं अपने कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं तो मैं उस कंप्यूटर को उस काम का सर्वर कहूंगा, पहली चीज। ठीक है ना, जैसे कि आपके कॉलेज गेट पे मैं एक कंप्यूटर लगाऊं और मैं डेडिकेटेड कर दूं कि ये कंप्यूटर जो भी लोग आए उसका अटेंडेंस लगाए, तो उस कंप्यूटर को मैं अटेंडेंस सर्वर कहने लगूंगा। एक कंप्यूटर आए जो केवल क्वेश्चन बैंक शेयर करे तो उसे मैं कहूंगा एग्जाम सर्वर कह दूंगा। तो सर्वर कुछ भी हो सकता है, सर्वर का मतलब बिल्कुल वैसे ही होगा, नॉर्मल कंप्यूटर ही होगा, लेकिन उसको किसी काम के लिए डेडिकेटेड था। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जितना चाहो जैसा चाम कराओगे उस तरह का वो सर्वर कहलाने लगेगा। तो पहला कंफ्यूजन तो ये दूर कर लेना। दूसरा चीज, जैसे अब साथी आप लैन के बारे में बोलते हैं, लैन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, तो जो भी काम करेगा उस चीज को भी हम बात करेंगे। अभी आप सभी ने कहा कि मैं अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूं, मैंने भी बता दिया कि कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। फिर भी मार्केट में अलग से सर्वर कंप्यूटर क्यों बेचे जाते हैं? जब मैं 50,000 के लैपटॉप को सर्वर बना सकता हूं तो मैं 1.5-2 लाख का सर्वर कंप्यूटर क्यों खरीदता हूं? एनीवे आंसर कोई भी बता सकता है आंसर? यस एकांश। सर क्योंकि एक साथ उतना ट्रैफिक एक नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर संभाल नहीं सकता है, वो डेडिकेटेड। 1 मिनट, आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसकी क्षमता आप जिसको सर्वर बना रहे हो उससे कई गुना ज्यादा है। अब आप अपने सवाल का जवाब दो। हाँ सर, इसमें जो नॉर्मल हम लोग का कंप्यूटर होता है उसका जो नेटवर्क कार्ड होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो एक साथ उतने ढेर सारे ट्रैफिक को। पैसे और लगा दो, 10,000 लगा दो, उस कंप्यूटर से स्ट्रांग पार्ट लगा दो, क्या दिक्कत है? मेरा काम है क्लियर करना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मैं इसलिए जो सवाल पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल जो आप रीजन बता रहे हो, आप देखो मैंने कल भी शायद बोला था कि यहाँ पे एलटीटीसी में हर तरह के सीखने वाले लर्निंग आते हैं। अभी अगले हफ्ते आपके टीचर्स भी आने वाले हैं, उसके बाद सशस्त्र सीमा बल वाले भी आएंगे, फॉरनर भी आते हैं। तो ये जनवरी सब लोग काम कर रहे हो, सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, नो डाउट। लेकिन इनसे मैं एक सवाल पूछा जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको याद आएगा। मैंने पूछा था ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ। ठीक है, तो ये सस्ता हो सकता है, चोरी नहीं हो सकती, याद आ रहा है आपको? तो इसमें इसका इंस्टॉलेशन आसान है, ऑपरेशन है। लेकिन एक आंसर इसका राइट था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाई बैंडविड्थ। लेकिन चूंकि मैंने कहा 5 पॉइंट लिखो तो बाकी 4 पॉइंट भी लिखा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो चारों पॉइंट भी सही है, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर उसे आप नहीं कह सकते। उसी तरह से जो आपका आंसर है वो भी वैलिड है कि आप बिल्कुल, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसके अगेंस्ट में बोल रहा हूं कि आपने कहा नेटवर्क पार्ट, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेटवर्क पार्ट थोड़ा पैसा लगा के नॉर्मल कंप्यूटर में बढ़ा लो। ठीक है, डेफिनेटली आप जब सर्वर कंप्यूटर का 3 गुना या 4 गुना पैसा खर्च करोगे नॉर्मल कंप्यूटर से, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट उसको एक्स्ट्रा अच्छा देना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। और कुछ मन में आ रहा हो? यस, काफी लोगों ने चैट से भी लिख के बताए हैं। स्पीड है भाई, नॉर्मल कंप्यूटर जो आप लगा रहे हो सकता है उसकी स्पीड ज्यादा हो। कुछ और सोच के बताइए। सर्वर एक्चुअली सर्वर को हमेशा ऑन एक्टिव मोड में होना चाहिए,
पहला पॉइंट आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक पॉइंट पकड़ा कि सर्वर एक ऐसी चीज है जो हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपना जो पर्सनल कंप्यूटर होता है सर, इसे हम कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जैसे ही ये ऑन अपना अगर सर्वर बन सकता है तो ये जैसे ही ऑफ होगा तो सर्वर भी ऑफ हो जाएगा। नहीं, मैं नॉर्मल कंप्यूटर को ऑफ ही ना करूं तो क्या होगा? सर फिर भी दिक्कत होंगी ना सर। वही 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 जानना चाह रहा हूं। पकड़ो, आपकी ब्रांच कौन सी है? सर Electron- फेलियर रेट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपको तो जरूर आना चाहिए। कंप्यूटर वाला होता तो चलो ठीक है मैं कह देता, इलेक्ट्रॉनिक वाले उन्हें तो जरूर आना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा ये। यस पीयूष, अरे पीयूष तो बोल ही रहे हैं, दूसरा क्या हुआ? शायद से बैटरी की प्रॉब्लम हो, मतलब, या फिर ज्यादा चलो इलेक्ट- बिना टाइम वेस्ट में वो आगे करता हूँ, ठीक है ना? सर Yes, साक्षी कुछ कहना है? मे बी मेमोरी का जो बात होता है कि जो सबका मेमोरी स्टोरेज का तो सर्वर के पास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एज एन इंडिविजुअल कंप्यूटर। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? ये भी मैंने कहा ना, जैसे अभी पीयूष बता रहे थे और मयंक भी बता रहे थे, तो ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फीचर है, कोई डाउट नहीं, होना पे जब पैसे ज्यादा दोगे तो बाय डिफॉल्ट होगा। अगर आप मार्केट में जाते हो, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बिजली वाले के पास गए और आपने एक एलईडी बल्ब खरीद लिया या सीएफएल खरीद लिया, तो बल्ब पे लिखता है ना वो कि 6 महीने की गारंटी, साल भर की वारंटी लिखता है ना, उसके बीच में खराब होता है तो रिपीट कर देता है। वो कैसे लिखता है कि 6 महीने की गारंटी है या इसकी साल भर की वारंटी है? मैं इंसान हूं, मेरी भी तो उम्र फिक्स है। मेरी उम्र कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 60 साल से ऊपर लेके 100 साल तक हो सकती है। एक आध दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग होती है। उसी जो सीएफएल है, सीएफएल में जब बनाया जाता है, जब मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो ये मान के चलता है कि एक दिन में सीएफएल अगर 18 घंटे लगातार जला दिए जाएं, ठीक है, तो इसकी पूरी लाइफ लगा बिना बंद किए, तो इसकी पूरी लाइफ ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक होगी? 6 महीने होगी। 6 महीने, इसीलिए अपने उस सीएफएल पे लिख देता है कि 6 महीने की वारंटी, ठीक है ना? कि अगर 18 घंटे को यूज करता नहीं, मान लो करे भी, तो 6 महीने आराम से चल जाएगा। इसकी ऐसी उन्होंने डिजाइनिंग बनाते हैं, ठीक है? मतलब उनकी लाइफ फिक्स होती है। उसी तरह से जितनी भी डिवाइसें बनी है सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बनी है, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर से बनी है। सेमीकंडक्टर आपका लैपटॉप है, अगर मैं उसे ऑन करके छोड़ दूं बिना बंद किए 24 घंटे, उसकी टाइम पीरियड फिक्स है 90 डेज। अगर आप अपने लैपटॉप को ऑन करके छोड़ दो और पावर ही बंद ना करो, 90 डेज के बाद आपका कंप्यूटर जो है डी एंड हो जाएगा, उसकी कोई लाइफ नहीं होगी। प्रैक्टिकल है। हाँ, कुछ कंप्यूटर आप, वो कहते हैं ना, एक अपवाद हो सकते हैं, दूसरे टाइप का वर्ड, ठीक है, कि कुछ 3 की जगह 4 चल जाए, 5 चल जाए, 6 चल जाए, अलग मैटर है। तो जैसे कि अभी आप ही ने कहा कि ये सर्वर कंप्यूटर डेडिकेटेड होगा, उसकी पावर सप्लाई हम बंद नहीं कर सकते, 24 घंटे उसको ऑन रखना है। तो अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड करा दूं, तो ये तो पक्की है कि 3 महीने के बाद उस कंप्यूटर का नाश हो जाएगा, उस कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा, ठीक है? सर्वर कंप्यूटर में हर चीज कम से कम ड्यूल मोड में होगी, 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, एवरीथिंग इन ड्यूल मोड, ताकि एक टाइम पे एक बंद हो फिर दूसरा चले, फिर एक बंद हो। इससे उनकी लाइफ बढ़ के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो सकती है। ये उसकी लाइफ पीरियड बढ़ाने का ये प्रैक्टिकल वो है, ठीक है? बाकी अब जब पैसा ज्यादा दोगे तो बाकी चीजें अपने आप थोड़ा बढ़ा बढ़ा के दे देते हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है? ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? मिल गया आपको? समझ में आया ना? मेन पॉइंट, मुद्दे को पकड़ने की जरूरत है, ठीक है? और ये हमारा मोबाइल फोन की लाइफ क्यों बढ़ जाती है? ये इसलिए बढ़ती है कि थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है। अगर इसको भी ऑन करके रख के दिखाओ, आप फोटो खींचते, जब मोबाइल खरीद के लाते हो, आपको याद है ना कैमरा कितना बढ़िया काम कर रहा होता है। जितनी ज्यादा फोटो लेना शुरू करते हो जल्दी से कैमरा भूल जाता है, उसकी भी लाइफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑल टाइम आपके मोबाइल फोन का कैमरा, क्योंकि हर चीज का, इंसान की बनाई हो, भगवान की बनाई हो, किसी की भी बनाई हो, उनकी लाइफ फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? और एक लास्ट डिस्कशन रह गया कल का, एसओसी और एनओसी, नेटवर्क ऑन चिप एंड सिस्टम ऑन चिप। 5 मिनट और लूंगा आज, उसके बाद कल हम लोग नए नेटवर्क पे बात करेंगे। सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप, अभी उसमें मैं घूम रहा इसमें, क्योंकि अभी तक हमारा जो भी नेटवर्क था, जो भी हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क की बात कर रहे थे, पहले इंसान थे तो एक एक चीज डिफाइंड थी कि एक बंदा फोन कर रहा है, बीच में 2 लोग बैठे हैं, उसे जोड़ रहे हैं, फिर उसको हमने थोड़ा सा अपडेट किया, चिप के रूप में हम ले आए, आईसी लगाए। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो नया आ रहा है, अब सिंपल सा क्या था, इतना छोटा था घर में ना,
जैसे मैंने बोला राउटर वाईफाई, अब राउटर का कुछ काम उस वाईफाई में भी आ गया सॉफ्टवेयर मैनर में, तो आसान हो गया। तो उसी तरह से हमारा जो हमने पूरा एक्सचेंज का उतना बड़ा बड़ा रैक दिखा रहे थे, ये पूरा का पूरा रैक आपका नेटवर्क ऑन चिप में चला जाएगा। अभी तक नेटवर्क आप अलग अलग देख रहे थे कि कहाँ पे एमडीएफ रूम है, कहाँ पे स्विच रूम है, कहाँ पे ट्रांसमिशन रूम है, आप तीनों चीजों को अभी देख रहे थे। सब में क्या काम हो रहा, थोड़ा हमने एक्सप्लेन अभी आपको कल से आज तक मैंने किया है, ठीक है। लेकिन अब इन सब कामों को एक छोटे से चिप में ही करा दिया जाए, इसको बोलेंगे नेटवर्क ऑन चिप। दोनों का डिफरेंस भी मैं प्रैक्टिकल मैनर में समझाता हूं। आपका मोबाइल फोन एग्जाम्पल है नेटवर्क ऑन चिप का, और जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो एग्जाम्पल है इसका सिस्टम ऑन चिप का। क्यों? मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, स्पीकर अलग होता है। उन सबको जब आप मिलाते हो तब आपका कंप्यूटर काम करता है। और इसमें क्या है, सब चीजें एक ही चिप के अंदर इनबिल्ट कर दी गई, सारा काम इसमें भी हो रहा है, लेकिन वो सब मिल रहा है, इसलिए इसको नेटवर्क ऑन चिप कर। तो एक समय आएगा जब आप नेटवर्क ऑन चिप, यानी जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क हम बात करें, चिप के अंदर चला जाएगा। तो फिर आपको, अगर आपने बैकग्राउंड से पढ़ना शुरू किया तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपका यहीं से निकल जाएगा दिमाग से ऊपर, ठीक है। आप उस पीरियड में है जहां पे दोनों चीजों को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कशन था उन सारे पॉइंट पे डिस्कस किया, जो उसमें कुछ पॉइंट्स आए, और होपफुली कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। और कल हम नए नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे। तो कल अगेन हम पीपीटी की मदद लेंगे, और अभी तक मैंने जो पढ़ाया इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि याद रहे बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आखिर में। यानी कोई क्वेश्चंस? तो आज का सेशन ओवर करें। यस सर। ओके, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, सी यू अगेन यू टुमारो, हैव ए नाइस डे। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।